Okay, so this is CSET Economics first session and this is me CA योगेश पंचाक्षरी। मेरा काम है आपको इकोनॉमिक्स में कंफर्टेबल करना और आपको अच्छा नॉलेज देके एक अच्छे स्कोर तक लेके जाना। ओके, सो जो कंसेप्ट हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं वो सारी कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं सीखी हुई है। जैसे कि हम बात करें अगर डिमांड की, तो डिमांड इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन आवर 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो अभी सवाल ये है कि फिर आप आज क्या सिखाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से। एंड व्हाट इज दैट एकदम जीरो? इट इज कि डिमांड, क्योंकि पहला चैप्टर जो हमारा है वहां से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं पहले। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शेयर द फाइल विथ यू। आई एम सॉरी। सो हम स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से। क्या है हमारे इस चैप्टर में? सो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। या सो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑफ विच वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स राइट नाउ। ओके, सो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या सीखना है? बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। देखिए, देखा जाए तो 3 चैप्टर्स आपके लिए एक साथ ले लिए उन्होंने। बेसिक्स ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड द मार्केट कंपटीशन आल्सो। सो एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड इन इट। उसके बाद क्या दिया है? नेशनल इनकम, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से आता है। नेशनल इनकम, अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। देन यूनियन बजट, कैसे बजट बनता है हमारे देश का। देन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद फिर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए पहले आते हैं डिमांड की तरफ। आई वुड लाइक टू नो व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड बेसिकली। क्या लगता है आपको डिमांड क्या होती है? सॉरी, yes, I would like to know what exactly demand is. How do you define a demand? Anyone? Desire plus willingness to purchase and ability to pay. Correct. So ability to purchase and willingness to purchase, दोनों, या आप डिमांड को क्या कह सकते हो? A wish which is backed by money, right? तो आज हम पहला सेशन जो ले रहे हैं उसमें मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। I would be very happy if you give me the answers and you just give it a try. जरूरी नहीं कि आपने सारे आंसर सही देना कंपलसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डिमांड, as you rightly said, is a wish which is backed by demand, backed by the purchasing power of money. So what we can say is a demand is a combination of 3 things. First is willingness, second backed by money, that is monetary backup, और third फाइनल आपको उसको लेने की इच्छा होना, मतलब विश, देन मनी एंड विलिंगनेस टू परचेस एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मुझे एक मर्सिडीज कार खरीदनी है, तो पहला तो हो गया आई विश टू परचेस अ मर्सिडीज कार। बट सेकंड, क्या मेरे पास उतने पैसे हैं? आई सेड नहीं, अभी तो नहीं है, और अगर है भी तो भी प्रायोरिटी में नहीं है। एंड थर्ड, पैसे है बट राइट नाउ आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इट इन शेयर मार्केट। मतलब तीनों में से एक भी फैक्टर अगर मैच नहीं होता है तो इन दैट केस यू कैन नॉट ट्रीट इट एज डिमांड। डू यू एग्री विद दिस? क्या ये बराबर है? यस सर। राइट। तो चलिए देखते हैं फिर इस डिमांड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। प्लीज गिव मी अ मिनट। आज तो हम एकदम बेसिक्स पे पहले काम करते हैं, थोड़ा सा आपका बेस चेक करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? कैन यू सी द एक्सेल शीट? Yes, sir. Okay. So if I say that there is a demand created, okay, so how will I define this demand as? I will say that I need to have three factors in it. Yes. And the 3 factors are, when I say it's a demand, first thing, there must be a wish. I wish to purchase a Mercedes car. Second,
ability to purchase. I'm able to purchase. And third factor, willingness to purchase it today. It should be immediate demand to go. Otherwise, it is of no use. For example, now you tell me. First, Mr. X wished to purchase a car, but we don't have money for it. Is it a demand? Can you No, sir. demand? No, sir. No, it is just a wish. Okay. Point number 2. Mr. Y wished to purchase a car, or Mr. Y has an amount equal to cost of a car, but he prefer not to buy a car. He loves a bike. So is there any demand? He loves a bike. He possesses. उसके पास एक bike है and he loves it. He said मुझे नहीं चाहिए car. I have an amount. Is it a demand? No, sir. No, again it's not a demand. Why? Sir, पैसे तो है लेकिन willingness ही नहीं है. So again, no. We can't say that it's a demand. And then comes third. Mr. Z wished to purchase a car, so he saved an equal amount, but now he thinks he should keep that amount in FD. Is it a demand? Willingness is there. He has that amount, so the money backing is also there. But suddenly he thought, oh, why to purchase a car? Again, I have to invest for petrol, that is expend for petrol every month. Why don't I keep it in the FD? So I will get some interest on it. So is the demand created? No, sir. No, sir. Again, no. Now let's take the fourth example. Mr. P wished to have a car. He saved that much amount, and today he will purchase the car. Is it a demand now? Yes or no? Yes. Yes, it's a demand. Yes. There is a willingness. A wish means willingness. He is able to purchase, and now he has converted that wish into willingness to purchase it today. So a combination of all this is called as a demand. Okay. So as you know, we are just going through all the concepts related with demand. Now you tell me which are the factors which affect the demand. A general statement. Which are the factors you think which affects your demand? Like I'll tell you, the price of product. Suddenly the price went up, so we are demotivated to purchase that product henceforth. What else? Consumer income. Exactly. Consumer's income. Suddenly the price is constant, but the income went down. The demand will go down. What else? Fashion. Okay. The product is out of fashion now. So I don't see in the times of Amitabh Bachchan, there was a fashion of bell bottom or elephanta bottom even. But now it is out of fashion. Even Amitabh also don't wear bell bottom. So fashion also is the factor. Then what? What else? Advertisement effect. Right? Promotion. What else? Essential or basic good. Correct. Price of related products.
like if the prices of petrol are increasing continuously, which is happening right now, in that case the demand for car may down, but right now it is not happening. Demand for car is increasing due to the COVID effect. Okay, price of related products, then what you said? Nature of product, like whether it is essential or luxury, that also matters. So there are so many factors which directly or indirectly affect our demand, right? Now the next question comes, how is the behavior of a consumer? What is the basic theme of the behavior of consumer? What we can say is, other things being constant, means his income is constant, the product is still in fashion, it is not out of fashion, and all that. Other things being constant, the consumer purchases more when the price goes down, and the consumer purchases less when the price goes up. What it is called as, this is in general terminology. What is the scientific wording for this? What it is called as law of, it is what? Law of demand. The law of demand. So will anyone tell me what exactly the law of demand is in a specific wording? If you remember, क्या आपको याद है कि 12th में आपको क्या सिखाया गया था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में? एग्जैक्ट वर्डिंग एनीवन? कोई बात नहीं. सो मैं आपको ये होमवर्क के लिए देता हूं कि आप मुझे कल एग्जैक्ट वर्डिंग बताओ लॉ ऑफ डिमांड की. ओके, कल के सेशन में उसका एग्जैक्ट वर्डिंग की तरफ जाएंगे. And I'll be waiting for it. General terminology, yes, we can say other thing being constant, the demand for the product goes up with the reduction in price, and the demand for the product comes down with the price increase, right? So let's see how it works. How can you see it on the graph then? Let's say this is the price and this is demand units. I'm not formally starting this session immediately because I want you to contribute something, and then we'll check whatever they say. Okay, so the price, let's say, was rupees 20, and you said if the price is 20, I will consume 50 units. Then price went up to 30. You said, okay, now I will increase my demand or I will reduce my demand. Reduce. Obviously, sir, I will reduce my demand. Then I will come down to 45. Then if the price goes to, let's say, 40, I'm further demotivated. So I will purchase only 40 units. If it is 50, maybe I will go down to 30. If it is 60, sir, then 20 only. If it is 70, maybe 12. If it is 80, maybe 5 only. Okay, of course. इसके पीछे assumption है कि लग्जरी आइटम है या ऑप्शंस है. इसको ऐसा नहीं कि ये मेडिसिन है. अगर मेडिसिन है तो बेचारा कितनी भी प्राइस हो उसको तो लेना ही पड़ेगा. So this is what is called as consumers' behavior at the time of change in prices. So if we keep it on the graph, what will happen? Will anyone tell me the demand curve is upward sloping or downward sloping? याद आ रहा है? Let's see. Downward sloping. Downward sloping. As the price goes up, demand goes down. तो कौन सा रिलेशनशिप उसमें आपको दिखता है? डायरेक्ट Inverse. और इनवर्स. What do you mean by inverse relation? Which are opposite to each other. Correct. Which are opposite to each other. If the price goes up, demand goes down. So we can say the price of product and the demand for it goes in opposite directions
thus there is inverse relation between the price and तो ये ऐसे एमसीक्यूज आपके बनते हैं. इनवर्स रिलेशन कैन बी योर फर्स्ट एमसीक्यू, राइट? तो चलिए अभी यहां तक तो आपने कंट्रीब्यूट किया है पूरी तरह से. आई मस्ट अप्रिशिएट दिस फैक्टर, ये सब आपने कंट्रीब्यूट किया है. तो आते हैं अभी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, देखते हैं उन्होंने कहां से स्टार्ट किया और क्या हमने जो बताया वो सही है. कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर. ओके, सो मीनिंग ऑफ डिमांड. आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डिमांड. The meaning of demand. Demand in an economic principle referring to consumers' desire to purchase goods and services and willingness to pay a price for the specific goods. So it is not only the desire to purchase the good. So wish, a desire, it is not enough. You must be ready to pay that amount also. Law of demand. According to the law of demand, the other things being equal, if the price of commodity falls, the quantity demanded of it will rise. And if the price of commodity rises, the quantity demanded will decline. It implies that there is an inverse relationship between the price and quantity demanded of the commodity. In other words, other things being equal, quantity demanded will be more at a lower price than higher price. It's a common sense actually. Law of demand is nothing but a common sense. When the prices goes up, it is quite obvious that the person is demotivated to pay the amount, and that is why the demand for that product comes down. It is obvious to them. सो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस आप कम कर रहे हो, ऑब्वियसली यू विल गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स. ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट इन नॉर्मल केस वी आल्सो गो फॉर सेल. हमें बस एक मैसेज आ जाता है कि 2 पे 2 फ्री, तो चलो हम इमीडिएटली जाते हैं. लेना होता है एक टी शर्ट, लेके आते हैं 4 टी शर्ट, है कि नहीं? हमको लगता है हमने बहुत पैसे बचा लिए, बट दैट इज व्हाई, यही तो जो ऑफर्स आते हैं आपको, उसके पीछे यही साइकोलॉजी है. व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? It says prices कम करो, लोग ज्यादा आएंगे. And that is why every product, कोई भी ब्रांड हो, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर्स आपके लिए लाता रहता है. So that is why when the prices goes down, the demand goes up. The law of demand describes the functional relationship between the price and quantity demanded. Among various factors affecting demand, price of a commodity is the most critical factor. Thus, demand of a commodity is mainly determined by the price of commodity. Of course, there are so many other factors which we have already discussed. But when we talk about the change in demand, we have to assume that is called as ceteris paribus. What do you mean by ceteris paribus? Anyone? What is ceteris paribus? Other things remain constant. Correct. It's a Latin word जिसका meaning है other things being constant. मतलब आपका इनकम, फैशन, कॉम्पिटिटर, रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस, एडवर्टीजमेंट, ये सारे इफेक्ट नलीफाई कर दिया अगर आपने. इन दैट केस व्हेन द प्राइस गोज अप, डिमांड कम्स डाउन एंड वाइस वर्सा. एज यू कैन सी हियर, व्हेन द प्राइस फ्रॉम इट स्टार्टेड फ्रॉम 80, you said I am not going to consume anything, but gradually the price went down and you said now I will increase my units. यहाँ पे एक मिस्टेक है, मेरा ऐसा कहना है, if the price per can is 0, तो क्वांटिटी डिमांडेड 1600 नहीं, अनलिमिटेड होनी चाहिए. फुकट ते पौष्टिक, राइट? तो जब कोई चीज फ्री में मिलती है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको क्वांटिटी की क्या जरूरत है? अनलिमिटेड हो जाएगा ना. सो दैट इज व्हाई दिस इज योर लॉ ऑफ डिमांड. एज वी नो, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. Now, what are the assumptions? As we already discussed, ceteris paribus, that is other things being constant. It is assumed that your income is constant, your taste or preference is not changing. Fashion, there is no change in fashion. Related goods price, that is, let's say if we are talking about the car, then price of petrol, diesel is constant. Then expectation of future price changes or shortages is not there. For example, when the price of a particular share comes down, the demand should go up. But maybe you will not raise your demand because you may say, अच्छा इसको और नीचे आने दो फिर खरीद लेंगे. So बहुत बार होता है, when you get a call from your share market broker and he says, सर बॉस रिलायंस का रेट कम हुआ है, बेचना है क्या या लेना है क्या, सॉरी. सो हम कहते हैं नहीं नहीं रुक, और गिरेगा फिर ले लेंगे. सो दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. इट इज एज्यूम कि ऐसा कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं है. नो चेंज इन साइज, एज कॉम्पोजिशन, सेक्स रेशियो इन द पॉपुलेशन, मतलब मेल फीमेल कॉम्बिनेशन होगा या एज कॉम्पोजिशन होगा या ओवरऑल पॉपुलेशन की साइज, इट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट. नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर. आपने अगर अचानक से रेंज ही बदल दी, इन दैट केस फॉर एग्जांपल अगर
एप्पल S6 की डिमांड बढ़नी चाहिए थी जब प्राइसेस कम हुए, बट अचानक से आपने लेट्स अज्यूम S7 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मे बी पीपल विल रन टुवर्ड्स इट. सो ऐसा भी ना हो कि उसको चेंज, कंज्यूमर को कोई और प्रोडक्ट अवेलेबल हो. नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ कम्युनिटी. सबका इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो पैसा सभी में बंटना चाहिए था वो वैसे ही बट रहा है. नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. अचानक से गवर्नमेंट ने अगर पैसा हाथ में दे दिया, आई हर्ड दिस थिंग फ्रॉम माय वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज इन यूएस, कि यूएस के नए गवर्नमेंट ने हर एक टैक्स पेयर जिसने ईमानदारी से टैक्स भरा है उसके अकाउंट में कुछ डॉलर्स डाल दिए. मेरे दोस्त को भी कुछ अराउंड अबाउट $10,000 मिले और गवर्नमेंट का कहना है आप खर्च करो, हम आपको पैसे दे रहे हैं. सो अचानक से अगर इतना पैसा मिल गया, इवन इफ द प्राइसेस आर गोइंग अप, स्टिल योर डिमांड. Am I audible clearly? Yes, sir. Okay. So no change in government policy, no change in weather conditions. For example, अगर अचानक से बहुत बारिश हो गई तो प्राइसेस भले आपके अम्ब्रेलास के बढ़ गए, फिर भी लोग जाके उसको खरीदेंगे. That is why it is assumed कि there is no change in weather conditions also. So these are the basic assumptions behind law of demand. As we know, what is law of demand then? लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा कि आपको जब भी प्राइस बढ़ती है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन जब भी प्राइस कम हो जाती है यू गेट मोटिवेटेड एंड यू परचेस मोर. इसके पीछे एक्चुअल रीजन है यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन. जब आपको ₹1 में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है किसी प्रोडक्ट से तो आप उसके लिए डिमांड बढ़ा देते हो. फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस कम हो गए तो आपको सेटिस्फेक्शन के लिए प्राइस या कॉस्ट कम पे करनी है, सो यू आर हैप्पी विद दैट. दैट इज व्हाई these things happens due to utility satisfaction. Now ऐसी कौन सी चीजें हैं जब ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है? Like giffen goods. Anyone will tell me what is giffen goods? Inferior goods. Poor quality goods. Exactly. See, there was an economist called as Giffen. So Robert Giffen. He observed one thing कि जब प्राइसेस कम होने लगती हैं तो क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई राशन से गेहूं लेके आता है, ओके, एंड व्हेन द ओवरऑल प्राइसेस कम्स डाउन, सो व्हाट हैपेंस इज गुड क्वालिटी फूड और गुड क्वालिटी व्हीट इज अवेलेबल इन हिज बजट नाउ. सो व्हाट ही डज, वो बोलता है मैं अभी राशन पे क्यों जाऊं, मैं अच्छे शॉप से ले लेता हूं. सो इवन दो द प्राइसेस ऑफ दिस lower quality product is reducing, still the demand for it is reducing. That is called as giffen goods. I repeat, अगर मैं राशन से कुछ राइस ले रहा हूं जिसकी प्राइस है ₹50 पर केजी, और अच्छे जो राइस है जो मैं लेना चाहता हूं, लेट्स से बासमती, which is of let's assume ₹80 per kg. When the prices of both the products comes down, suddenly that basmati enters in my budget line. तो मेरे बजट में वो आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कम होने वाली प्राइस है उसमें भी मैं राशन वाले राइस छोड़ देता हूँ. And that is why the demand for that bad quality or lower level quality product goes down. So that is giffen goods, which is an exception. Prices कम हो रहे हैं फिर भी डिमांड कम हो जाए. Articles of snob appeal. What does it mean? Luxurious goods. For example, अगर मेरे एक दोस्त ने मर्सिडीज ली कार, जो भी उसका होगा क्लास, ई क्लास, और उसकी प्राइस बढ़ के 10,000 से ज्यादा हो गई, तो फिर भी मैंने ले ली, बिकॉज मैं उसको कहूंगा देख भाई तेरे या 10,000 बहुत कम बोला मैंने मर्सिडीज में, लेट्स से 1 लाख, मैंने कहा तेरी तो 35 लाख वाली है, मेरी 36 लाख वाली है. सो समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड. एक्चुअली प्राइस बढ़ने पे डिमांड नहीं आनी चाहिए थी, बट इट वर्क क्योंकि वो लग्जरियस आइटम है, शो ऑफ करने के लिए उसका फायदा होने में. स्पेक्यूलेशंस, एज आई सेड, जब शेयर मार्केट में किसी शेयर की प्राइस कम होती है, इन दैट केस आइडियली उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, बट आई सेड नो नो नो, मार्केट और नीचे आएगा, रुक मत ले, अभी मार्केट को नीचे जाने दे. सो स्पेक्यूलेशंस. और मे बी किसी शेयर की प्राइस बढ़ रही है फिर भी मैं बेचता नहीं हूं उसको, मैं कहूंगा और प्राइस बढ़ने दो फिर मैं बेच दूंगा. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेशन प्रेडिक्शंस. एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी बायस और इल्यूजन. समटाइम्स इट हैपेंस कि हमारे दिमाग में क्लियर होता है कि मुझे यही प्रोडक्ट लेना है, लेट्स से मैं बासमती के नीचे राइस लेता ही नहीं हूं अगर, तो प्राइसेस बढ़ने के बाद भी डोंट अफेक्ट मी, मैं जो लेने वाला हूं दैट विल बी बासमती राइस ओनली. सो दैट इज व्हाई प्राइसेस डोंट अफेक्ट माय डिमांड इन दैट केस. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. So what we have seen today is what exactly demand is. It's a desire backed by money and willingness to purchase today. So अगर ये तीनों में से एक भी चीज नहीं है, it is not going to give you the
demand, or it will not create any demand. Then we have seen the law of demand, and finally we have seen the exceptions to demand. That is what is covered in your portion of CSEET. So this was our first session. In the next session, we are going to solve MCQs on this first, and thereafter we will move towards the second part. Thank you.